बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाइना की राइस के साथ जब अमेरिकन्स ने उनको कंटेन करने के लिए अपनी डेकेड्स पुरानी वॉर ऑन टेरर वाली पॉलिसीज गिव अप कर दी, स्टॉप कर दी, खुद को डिसंगेज करना शुरू किया और चाइना के पीछे वो हाथ धो के पीछे पड़ गए, उसी दौरान उन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, क्वाड और ये सारी चीज़ें थी। अब एशिया जो था वो बैटल ग्राउंड बनना था कोल्ड वार का, नई कोल्ड वार का जो बैटल ग्राउंड था वो इसने बनना था। लेकिन लग यूं रहा है कि एशिया तो बैटल ग्राउंड उतना ज़्यादा नहीं बना जितना सरप्राइजिंगली अफ्रीका बन गया है। अफ्रीका, अमेरिका और चाइना प्लस रशिया की जो कोल्ड वार है उसका बैटल ग्राउंड बन गया है। और वहाँ पर जिस तरीके से धड़न तख्ते हो रहे हैं, हर 2-3 हफ्ते के बाद वहाँ से खबरें आती हैं कि आज फला गवर्नमेंट गिर गई, आज फला वहाँ पर सरकार की छुट्टी हो गई, तो वो सिलसिला वहाँ पर शुरू हो चुका है। और वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए बुरी खबरें ये है कि उनकी जो मंजूर नज़र हुकूमतें वहाँ पर इंस्टॉल की गई थी कई डेकेड से लेके वो धपड़दूस हो रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा नाइजर के अंदर मिलिट्री कू हो गया। नाइजर अफ्रीका का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और नाइजीरिया से जो गैस निकलती है, नाइजर के बाजू में ही मुल्क है दूसरा नाइजीरिया, वहाँ से गैस निकलती है, वो नाइजर से क्रॉस करके, अल्जीरिया से क्रॉस करते हुए, लिबिया से क्रॉस करते हुए फ्रांस तक जाती है। तो उस हिसाब से भी नाइजीरिया की एक इम्पोर्टेंस है। प्लस नाइजीरिया से ऑयल और नाइजीरिया से यूरेनियम भी निकल रहा होता है जिससे यूरोप के, खास तौर पर फ्रांस के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो चल रहे होते थे। तो वहाँ पर जब प्रो चाइना, प्रो रशिया गवर्नमेंट आ गई और एंटी वेस्ट गवर्नमेंट आ गई तो ये यकीनी तौर पर वेस्ट वालों के लिए बुरी खबर थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी जो हुकूमत है, मिलिट्री गवर्नमेंट, उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को कह दिया था कि आप निकल जाएं यहाँ से, हम आपके साथ यहाँ पर किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ऑर्डर देने के बावजूद फ्रांस ने मना कर दिया है। फ्रांस ने कहा कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब ये सारा बखेड़ा अभी वहाँ पर चल रहा था। इकोवास के जो कंट्रीज थे उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि हमने डी-डे अनाउंस कर दिया है, हम नाइजर के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, मिलिट्री इंटरवेंशन अगर होगी तो बहुत बड़ी जंग होगी, दोबारा वहाँ पर जो पुरानी गवर्नमेंट है उनको री इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उधर से 2-3 और मुल्क, बुर्किना फासो और माली जैसे मुल्क नाइजर के साथ मिल गए और उन्होंने कहा है कि जी हम तो बस इनको मिलिट्री जनता को सपोर्ट करते हैं और वी आर आल्सो अगेंस्ट दी वेस्टर्न इंटरवेंशन इन दिस रीजन। अब ये सारी गेम्स वहाँ पर चल रही थी, जियोपॉलिटिकल गेम्स के। इसके चलते एक और बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पर ये हो गया है कि एक और मुल्क है वहाँ पर जिसका शायद आप में से बेशतर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये मुल्क भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है गबोन। अब गबोन भी अफ्रीका का एक मुल्क है और गबोन के अंदर आज ये हुआ है कि उनका इतने अरसे से लेकर जो एक वहाँ पर यूँ समझे एक तरह का किंगडम ही चल रहा था वो धपड़दूस हो गया है। वहाँ पर जो उनका रूलर था जिसको वेस्ट का आशीर्वाद हासिल था, पर्टिकुलरली फ्रांस का, क्योंकि ये गबोन भी फ्रांस की कॉलोनी रहा है किसी दौर में, जैसे नाइजर फ्रांस की कॉलोनी रहा है तो ये भी फ्रांस की कॉलोनी एक दौर में रहा है गबोन। और 1960 में बल्कि इन्होंने, गबोन ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। अलबत्ता ये और बात है कि आज़ादी हासिल करने के बाद भी इनके बड़े बेहतरीन टाइज रहे फ्रांस के साथ। और अब वहाँ पर यह हो गया है कि गबोन में मिलिट्री आ गई है और उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको उठा के, और उन्होंने वो जो उनका हेड ऑफ द स्टेट था उठा के उनको नज़रबंद कर दिया उनके अपने ही विला के अंदर। अब गबोन की क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर बात करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये जान लें कि ये जो बंदा गया है, यानी जो रूलर गया है, इसका नाम था अली बोंगो। अली बोंगो के लिए वहाँ की फ़ौज कह रही है कि ये जो इलेक्शन अभी हाल ही में जीता है ये धांधली करके जीता है और इसने 2 नंबरी की इलेक्शन में। असल में ये जीता नहीं, इसको जितवाया गया है। वो कहते हैं इसको बाहर से इंटरफेरेंस हुई है, उन्होंने इसको जितवाया अली बोंगो को। अब अली बोंगो 14 साल से उनका हेड ऑफ द स्टेट था और अली बोंगो से पहले उमर बोंगो, जो कि अली बोंगो का बाप था, उमर बोंगो उनका हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था पहले। और उमर बोंगो साहब भी कोई 40 से 46 साल से लेके 4 डेकेड से ज़्यादा अरसा हो गया था वो
उनका हुक्मरान रहा। किंगडम एक तरह से, जैसे कि मैंने कहा, ऑफिशियली भले ही अनाउंस ना करें, लेकिन किंगडम ही था, यूं समझे। 40-40 साल तक एक बंदा हुकूमत कर रहा है, फिर उसके बाद उसका बेटा हुकूमत कर रहा है और 14 साल उसको भी हो गए। अच्छा, जब उमर बोंगो जब रूल कर रहा था तो अली बोंगो, जो कि अभी जिसकी गवर्नमेंट गई है, ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था अपने बाप की हुकूमत में। तो इसकी गवर्नमेंट जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है वेस्ट के लिए, क्योंकि गबोन जो है ये यूरेनियम की जन्नत है। यूरेनियम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिलता है, और यूरोप की अगेन नाइजर के बाद जो बहुत बड़ा यूरेनियम का सोर्स रहा है यूरोपियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, वो गबोन रहा है। गबोन से ही, बल्कि खास तौर पर फ्रांस का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है गबोन की यूरेनियम से ही तो चलता रहा है। ये जो कहते रहते हैं ना कि वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं ये लूटते रहे हैं अफ्रीका को, आज तक लूटते रहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये खुद गरीब हैं। इनके नेचुरल रिसोर्सेज से यूरोप अमीर से अमीर तरीन हो गया, और ये बेचारे गरीब से गरीब तरीन हो गए अफ्रीकन। इसीलिए वहां पर स्ट्रांग आपको अफ्रीकन नेशनलिज्म की एक वेव भी नजर आती है। लीबिया का जो कजाफी था वो अफ्रीकन यूनियन ऐसे ही नहीं बना रहा था, उस वक्त भी, आज से 10-15 साल पहले तक भी शदीद किस्म की एक एहसास महरूमी थी वेस्टर्न ममालिक के खिलाफ अफ्रीका के अंदर, बहुत से ममालिक में। और अफ्रीकी ये समझते थे कि यार इन्होंने हमें अभी भी गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं, हमारे ऊपर एक पपेट बिठा देते हैं, और वो पपेट जो है वो उनकी नौकरी कर रहा होता है। लेकिन अब एक ऐसी वेव चल पड़ी है वहां पर कि आए रोज वहां किसी न किसी प्रो वेस्ट जो रूलर है ना, उसकी गवर्नमेंट गिर रही है, और रशिया इससे बड़ा खुश है। ये जो गबोन के अंदर जो कुछ भी हुआ है, रशियंस इससे बड़ा खुश हैं, और वो इसको भी मेरे ख्याल से वेलकम करेंगे। प्रिगोजिन साहब जिंदा नहीं रहे, वेगनर ग्रुप के चीफ, अगर वो जिंदा होते तो शायद वो इस पे भी कोई ना कोई बयान यकीनी तौर पर देते। गबोन की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरह का मुल्क है, कौन से लोग हैं वहाँ पर। गबोन में क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन है, और वहाँ पर लगभग कोई 75-80% क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। 10 से 15% वहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं। अनलाइक नाइजर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन गबोन जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। तो इस तरह की उसकी डेमोग्राफी बनी हुई है। अब यहाँ पर भी धड़न तख्ता होना एक नया चैलेंज वेस्ट के लिए क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अब अफ्रीका के अंदर भी वो जो पुराना एक रीजनल ऑर्डर बना हुआ था अमेरिका और वेस्ट का, वो दपड़दूस हो रहा है तेजी के साथ। अक्सर जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो किसी दौर में वेस्ट की कॉलोनी रह चुके हैं, और अब तक उन मुल्कों के ऊपर वेस्ट का एक मुकम्मल कंट्रोल रहा। अलबत्ता अब तेजी के साथ वहां पर हालात बदल रहे हैं, और वहां रशियंस और चाइनीज के लिए आपको ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। नई जो मूवमेंट्स स्टार्ट हो रही है वहां पर, एंटी वेस्ट मूवमेंट्स, उनके अंदर रशियंस और चाइनीज जो है उनको एक पॉजिटिव उनका इमेज बना हुआ है।